सबने मारे जय संस्कार. Today I am going to teach you Standard 9 Subject Hindi Lesson number 11 एक यात्रा यहूदी. इसके लेखक है रामदर्श मिश्र. यात्रा जिसे हम इंग्लिश में जर्नी और गुजराती में मुसाफरी या सफर कहते हैं. कोई भी सफर, कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले हम ऐसा मानते हैं या फिर सोचते हैं या फिर इच्छते हैं कि ये हमारी जर्नी, ये हमारी यात्रा सक्सेसफुल हो, सफल हो और आनंदित हो. ऐसा ही हमारे जीवन का है. हमारे जीवन में जब भी जो कोई तबक्का आता है समय का, उसे हमें अच्छे से जी लेना है. कल का कोई पता नहीं. आज करे वही सच्चा और अच्छा स्टेप जीने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, मौज से रहने के लिए. मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपना जीवन का जो ये समय है वो मौज शौक और मनोरंजन में ही व्यर्थ गवा दे, लेकिन इस पल में जो हम जीते हैं वो पल दोबारा पलट के नहीं. कुछ प्रकृति की ऐसी चीजें हैं जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ उसका एंजॉय कर सकते, उसका आनंद ले सकते. जैसे कि बारिश की बूंदें. लंबी गर्मियों के बाद जब पहली बारिश आती है, आसमान में बिजलियां गरजती है और थोड़ी ही देर में सूर्य बादलों के पीछे चला जाता है, छिप जाता है और अंधेरे के साथ, घने मौसम के साथ, घनघाटे मौसम के साथ जो बारिश की बूंदें आती है, इसे हम हथेली में महसूस कर सकते हैं, उसको पकड़ने में. हमारा जीवन भी ऐसा ही है. रेत जैसे मुट्ठी भर रेत ली और रेत अपनी मुट्ठी से सरकती चली जाती है. थोड़ी देर के बाद मुट्ठी खाली हो जाती है. ऐसा ही हमारे जीवन का समय बहुत तेजी से जा रहा है. आज अभी इसी वक्त में जिया करो. जो अच्छे कार्य कल पर पेंडिंग है, आने वाले सालों पर पेंडिंग है, आने वाले महीनों पर पेंडिंग है, वो मत रखा करो. आज ही वो अच्छा कार्य करो. पता नहीं कल उस कार्य का, अच्छे कार्य का अच्छा विचार हमारे दिमाग में ना आए, ना रहे, क्या गारंटी. इसीलिए वक्त का तकाजा समझो और अच्छी तरह से जियो. सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिया करो और अच्छे काम किया करो. यहाँ लेखक अनजान शहर में जाते हैं और वहां एक अच्छा आदमी, उसे मुलाकात होती है, मिलता है और किस तरह वो आदमी लेखक को मदद करता है और वो अनजान सा आदमी लेखक और उसकी पत्नी के हृदय में एक मान भरी जगह प्राप्त कर लेता है. आइए देखते हैं डीप में ये लेसन. मैं बहुत यात्रा भी हूं. यात्रा भी यानी यात्रा से डर रखने वाला इंसान. किसी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता. वो यात्रा से घबराता है कि बस में या ट्रेन में मुझे अच्छी तरह से बैठने की जगह मिली या ना मिली तो
सोने की जगह मिली या ना मिली तो ट्रेन या बस हमें नियत स्थल पर वहां पहुंचाएगी या नहीं। सफर के दौरान कुछ बीमारी आ गई तो, सफर के दौरान कुछ चोर गुंडे मवाली पॉकेट कातरों से पाना पड़ गया तो जाने कैसे कैसे व्यक्ति के साथ मुझे ये अगले कई घंटे व्यतीत करने हैं, गुजारने हैं। लेखक ऐसे भी यानी कि डरपोक इंसान थे, डरपोक जीवन में नहीं लेकिन यात्रा से डरने वाले। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशन किराया मांगने वाले ऑटो से। नए नए शहर में कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता बनी होती है। ज्यादातर ऑटो वाले से लेखक को डर था कि अनजान आदमी को देखकर कई शहरों में ऐसे ऑटो वाले हैं कि वो किराएदार को लूट लेते और उससे ज्यादा पैसा वसूल करते हैं। जो स्थल नजदीक होता है फिर भी उसे पता रहता है, फिर भी वो घुमा फिरा कर उस पैसेंजर को ले जाता है और ज्यादा किराया देता है। लेखक ऐसी बातों से ही परेशान है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी इसलिए अविश्वास बने हुए थे। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाना है? ऑटो तो करेंगे ही ना, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जीभ और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। साथ में पत्नी, कोई भी गृहस्थ के साथ उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसके बच्चे होते तो नई जगह पर आने वाली मुश्किल शायद डबल हो जाए। सफर पर स्त्रियों और बच्चों का विशेष ख्याल रखना। लेखक ग्वालियर गए, साथ में उसकी पत्नी भी थी और दोनों स्टेशन पर उतरकर कुछ न बोलकर आगे बढ़ने लगे। कई ऑटो वाला ने उसे पूछा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन ये पति पत्नी कुछ भी न बोलकर आगे अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। तभी एक आवाज आई नवयुवक ऑटो वाले और वो उसे कहता है कि बाबूजी आपको जहाँ जाना है आप ऑटो तो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? लेकिन ये सेंटेंस में बहुत आत्मीयता थी। उसके आवाज में बहुत ही आकर्षण था, मीठापन था। मीठापन जो वाणी का मीठापन है वो हमें ज्यादातर सफल बनाता है। हो सके तो सदैव हमें अपनी वाणी को, अपनी भाषा को मिष्ट रखना, मीठा रखना। मीठा सबको पसंद है, कड़वा किसी को पसंद नहीं है। इसीलिए यदि हम सच्चा लेकिन कड़वा बोलेंगे तो शायद हमें समझने वाले इंसानों की संख्या बहुत कम होगी। एक ही बात, एक ही सत्य हम मिष्ट भाषा में पेश करें तो हमारे सुनने वाले, हमारे समझने वाले की संख्या बढ़ेगी। इसलिए हो सके तो हमें अपनी लाइफ में सदैव मीठी बोलने का उपयोग करना है। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। इसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। लेखक ऑटो वाले से प्रभावित होकर
उसकी ऑटो में बैठे। रास्ते में वो प्रेम भरी बातें करता रहा और नियत स्थल पर पहुंचे थे। लेखक ने उसको पैसे भी दिए। डॉक्टर के वहां जाकर लेखक को और उसकी पत्नी को मालूम होता है कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह चेंज कर दी, बदल दी। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार करता रहा, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो वो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर पैसे, यहाँ का किराया अतिरिक्त न हुआ ना। ऑटो वाला अच्छा इंसान था। वो लालची नहीं था। ऐसे वैसे अपने ग्राहक को किराया नहीं लेता था। ये बहुत उत्तम बात है। संतोष है वो जीवन में बहुत अहमियत रखता है। आर्थिक अर्थोपार्जन करना सभी के लिए जरूरी है। जीवन व्यवहार को चलाना सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन शॉर्टकट से, गलत रास्तों से कमाया हुआ धन कभी सुख और शांति नहीं देता। जितना हो सके, जितना आपका हक हो वो लेना ही चाहिए, वरना बच्चों और परिवार का क्या, उसका निर्वाह कौन करेगा। लेकिन जो मेहनत से अधिक लेने वाले, हड़पने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर आगे चलकर सुखी नहीं होते। उसने पूछा, बाबूजी यहां से कहां जाओगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम आओ, यहां तो देर लग सकती है, सॉरी जाओ। नई जगह पर पहुंचा दिया। पूछ भी लिया कि बाबूजी आप कहाँ हैं? ठहरने वाले। लेखक बोलते हैं, भाई तुम जाओ, यहाँ हमें डॉक्टर के यहाँ देर भी लग सकती है, तुम अपना समय हमारे लिए बर्बाद मत करो। वह कुछ नहीं बोला। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर निकले तो देखा वो वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? एक सहजता, एक प्यार का, एक आत्मविश्वास का, एक लागणी का रिश्ता कुछ ही मिनटों में लेखक और इसकी पत्नी और ऑटो वाले के बीच में तय हो गया। घंटे भर वो उसका इंतजार करता रहा और होटल तक भी उसने लेखक को और उसकी पत्नी को छोड़ दिया और पूछा भी कि बाबूजी मैं वापस कब आऊं? यानी आप शहर में घूमोगे फिरोगे ना? आपको जहां जाना हो मैं ले चलूंगा। वैसे यहाँ आप कब तक है? कल शताब्दी से लौटोगे। शताब्दी एक ट्रेन का नाम है। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन कर बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम मोहन। अच्छा नाम है। दूसरे दिन से घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थल दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा से संबोधित करता रहा। घूम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसने कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? एक
संबंध सा जुड़ गया। व्यवसायिक प्रतिष्ठान, व्यवसायिक बातें अलग जगह है, हृदय के नाते अलग जगह पे हो गए। मोहन था रिक्शा वाले का नाम, ऑटो वाले का नाम, और अच्छी तरह उसने लेखक को और उसकी पत्नी को सारा ग्वालियर घुमाया फिराया, बातें करता रहा और लेखक और उसकी पत्नी को बाबूजी और अम्मा के नाम से संबोधता रहा। पता चला कि मोहन बहुत ही नेक दिल इंसान है। आम ऑटो वाले जैसा उसका व्यवहार नहीं, और होटल पे आके चाय पाने के लिए लेखक उसे अंदर कमरे में ले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ तो आना पड़ा। हमें लगा कि यह कहते कहते वो कुछ भर गया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ, मैं कोई नौकरी खोज रहा था। लेखक की पत्नी उसे पूछती है कि बेटा तुम इसी शहर में हो? जवाब देते हुए उसका हृदय भर गया। कई अच्छी बुरी यादें उस पर अपना घेरा, अपना दबाव डाल गई। फिर वो अपने आप ही बोलने लगा कि नहीं, मैं आगरा का हूं, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए, मेरे भाई ने मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया, वो रिक्शा वाला, ऑटो वाला, काफी पढ़ा लिखा, और उसको ग्वालियर में आना पड़ा। वो आना नहीं चाहता, कैसे? एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर से कहना शुरू किया, मैं नौकरी में तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन लौटकर आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास थी, घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप ने एक आधेड़ के हाथ मुझे बेच दे रहे हो। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट आधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। किस लिए वो मोहन यहाँ पे आया? आगरा में वो नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा था, और परिचित लड़की जो उसका नाम तक जानती थी, उसे एक बार अचानक घबराई हुई मिलती है और विनती के सुर में उसे कहती है कि मोहन मुझे बचा लो, मेरे माता पिता किसी बुढ़े व्यक्ति के साथ मेरी शादी कर देना चाहते, मुझे बेच देना चाहते, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, उसके साथ नहीं जाऊंगी। और मोहन बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे उठाकर थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जाए। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआरआई लिखकर उसको माँ बाप के हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक बीच का रास्ता मोहन ने चुना और पुलिस स्टेशन वो लड़की को ले गए। थानेदार को सब बातें बताई। कुछ देर सोचने के बाद थानेदार साहब बोले कि इस लड़की के माता पिता के विरुद्ध एफआईआर डालकर उसे अभी हवालात में बंद कर दो, लेकिन अभी फोकस किस पे करना है? इस लड़की पे, कि आगे इस लड़की का
थानेदार ने उससे पूछा। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी। बात तय हो चुकी है। शादी विवाह जैसे बंधन में बंधने से पहले हर एक युवक को, हर एक युवती को सोचने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सोचने का वक्त ही नहीं था। एक लड़की की इच्छा की बहुत गहरी परीक्षा हो जाती, ली जाती और एक लड़की के जीवन और मरण का प्रश्न था। लेखक बहुत ही व्यथित हो गए। क्या करना है ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे। थानेदार साहब ने तो प्रस्ताव रख दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन लेखक मोहन बहुत ही कम समय में निर्णय ले लेता है कि ये अच्छा और महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत ही नेक कदम है। उसने कहा कि इस लड़की से तो पूछ लो कि उसकी क्या इच्छा है। लड़की ने भी स्वीकृति दे दी, हाँ बोल दी। लेकिन मोहन ने कहा कि मेरी भाभी उसकी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती है और बात तय हो गई। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर है, परिचित, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। उसे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। कितनी अच्छी सोच मोहन की। सोचो, हर इंसान ऐसी अच्छी सोच रखे तो हमारे संसार में से, हमारे समाज में से दुख नाम का जो तत्व है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। बहुत ही त्वरित निर्णय भी ले लिया मोहन ने कि भाभी जी की बहन तो अच्छी है, इससे कोई भी अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन ये लड़की सुंदर है, परिचित है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी वो संकट में है। संकट समय पर किसी की मदद करना बहुत ही महान कार्य होता है और मोहन उस लड़की से शादी कर लेता है। समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की फिर घर गई तो फिर बेच दी जाएगी और उस पर संकट बना रहेगा। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे, उसके मेरे माँ बाप से ऊपर लड़की के भगाने का केस कर देंगे। ये भाई फैक्टर तो है, ये भी समस्या तो थी कि अब क्या करें, शादी तो करनी है, चलो कर लेंगे। लेकिन शादी करने में कुछ देर, कुछ हफ्ते, कुछ दिन लगेंगे तो क्या करें। लड़की को वापस घर भेज दे तो फिर से संकट, फिर से बेच दी जाएगी। अभी शादी करके घर पे ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो। लेकिन उस लड़की का बाप जो दुगनी खींच से, दुगनी नफरत से मेरे पर उसकी लड़की को भगा जाने का केस कर देगा। समस्याएं बढ़ेगी, समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन इसको नारी निकेतन में रखवा देता हूं, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रखूंगा। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कि तुम कथा सुनाते हो।
आप सही कर रहे हो बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ता है। हाँ, तब मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया और मैंने उसकी बहन से शादी न की, दूसरी जिस लड़की से कि वह उसकी जाति की। पारिवारिक टेंशन बढ़ गई। लेखक को विश्वास नहीं होता कि थानेदार इतना मानवीय, इतना अच्छा इंसान है और इतना सूझबूझ के साथ सब केस निपटा देता है कि किसी को कुछ नुकसान ना हो। मोहन ने कहा कि वो कवि भी है, थानेदार का उसका पेशा है, उसका व्यवसाय है, उसकी जॉब है, उसकी ड्यूटी है, नौकरी, लेकिन वो अंदर से कवि है और उसकी कविताएं कवि सम्मेलनों में पढ़ाई जाती है और खुद भी वो गाता है और उसकी हर एक कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई होती है। इसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि ऑटो वाला और थानेदार दोनों ही अच्छे किस्म के व्यक्ति हैं। भाई भाभी नाराज हुए, माता पिता तो पहले से ही गुजर गए और उसने, भाई और भाभी ने उस दोनों को घर से निकाल दिया और तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निकाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार से बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। लेखक को शांति चाहिए थी, ग्वालियर में उसे वो शांति मिली। आगरा में वो फेस टू फेस अपनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, बुराइयों का सामना नहीं करना चाहता। वो अपना और अपनी नवविवाहित पत्नी का जीवन अच्छे से गुजारना चाहता है, इसलिए वो ग्वालियर आ गए। हाँ, सही कह रहे हैं, यहाँ तो कोई नौकरी रखी नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूं। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बहुत बड़ा होना यानी बहुत बड़े गुणों से भरा हुआ होना, यही बहुत ही अहम बात है। यही इस पाठ का हार्ट है कि व्यक्ति का कद कितना भी बड़ा हो, इसके अंदरूनी गुण छोटे हैं तो वो व्यक्ति छोटा ही होता है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना ही छोटा हो कद से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन उसके गुण उसे ऊंचा ले जाते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसे बड़प्पन दिलाते हैं। बड़े बड़े लोग नारी गीत में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, परंतु व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन में उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। एक नारी को बचाना, उसे सम्मान देना, उसे मुफ्त देना, उसे सहारा देना किसी कायर व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं। लोग नारी सम्मान के लिए, नारी की बचत के लिए बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े कविताएं लिखते हैं, लेकिन कोई जीवन में उतारता नहीं। कई जगह ऐसा भी होता है कि जो लोग बाहर माइंड में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसकी घर में उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहन की बहुत दुर्दशा है, उसके कामों की कोई कदर नहीं होती, उसको घर में गुलाम की तरह रखा जाता है। लेकिन मोहन वास्तव में बहुत बड़ा इंसान है। उसने एक नारी के सम्मान के प्रति जो समझदारी दिखाई, वो बहुत ही वीर पुरुष का काम है। हमारे मन में भी ये
पढ़ाते पढ़ते हुए भी मोहन के प्रति एक इज्जत बढ़ जाती है। हमें सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्री दाक्षिण्य दिखाना चाहिए। मोहन की इस कहानी हम पर छा गई। वो हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। मैंने उसे 500 रुपए का नोट देने लगा। वो बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे ये तो तुम्हारा श्रम है, मैं दान थोड़ी दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा था कि मुझे माँ बाप का प्यार मिल रहा है। इससे सुख के आगे इस पैसे का कोई मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो उसका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वो 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया मत कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी पार्लर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? ये 500 रुपए तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे और 300 रुपए अपनी जेब में रख दिए। जैसे कह रहा हो कि कैसी शर्त रख दी आपने बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया होगा, लेकिन कभी कभी फोन करता रहूं क्या? हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और ये है कामना। और अब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे। तब आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निखारता है। एक मानवीय संबंध की, एक मानवीय व्यवहार की छोटी सी बात इस लेसन में की गई कि कैसे हमें अपने परिश्रम के मुताबिक ही मेहनत लेना है। कैसे हमें औरों को संकट में से बचाना है और कैसे हमें सुख और शांति की खोज में, चाहे दूसरी जगह पर ही क्यों ना जाना पड़े, सुख और शांति को महत्व देना है, उससे ही अहमियत देनी। Now, I stop this video here. We will meet you in next video. तब तक सबको मेरे जय माता।